आज के इस गहन विश्लेषण में हम जीव विज्ञान के एक ऐसे विषय के कोर आर्किटेक्चर को डिकोड करने जा रहे हैं जिसके बारे में बुनियादी बातें तो हम सभी जानते ही हैं। बिल्कुल। लेकिन इसकी जो असली इंजीनियरिंग है ना, वो अक्सर हमारी नज़रों से छिप जाती है। मतलब आज की चर्चा का जो विषय है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, द बायोलॉजिकल पावर हाउस। जी, और ये एक बहुत ही शानदार विषय है। हाँ, और हमारे सामने कुछ बेहद ही तकनीकी और विस्तृत जीव विज्ञान के नोट्स हैं जो इस पूरी संरचना की कार्यप्रणाली को एक बिल्कुल ही नए नजरिए से पेश करते हैं। बिल्कुल नए नजरिए से पेश करते हैं। और इस चर्चा का मुख्य मिशन इन नोट्स के भीतर छिपे मैकेनिक्स को समझना है। ये समझना है कि ये सूक्ष्म इकाई केवल एक साधारण सेल ऑर्गेनेल या कोशिकांग नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से काम करने वाला उन्नत ऊर्जा संयंत्र है। और सबसे दिलचस्प बात जो इन नोट से उभर कर आती है वो ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया को तकनीकी रूप से कोशिका के अंदर कोशिका, सेल विद इन सेल, हाँ, सेल विद इन सेल के रूप में देखा जाता है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सेल बायोलॉजी के पूरे पदानुक्रम को ही चुनौती देता है। तो आइए इन तकनीकी दस्तावेजों की गहराई में उतरते हैं और इस बायोलॉजिकल पावर प्लांट के मास्टर ब्लूप्रिंट का विश्लेषण करते हैं। इस तरह के तकनीकी और सटीक नोट्स का विश्लेषण करना हमेशा एक बेहतरीन अनुभव होता है। अक्सर जब हम सेल बायोलॉजी को देखते हैं तो हम न्यूक्लियस या केंद्रक को सारी अहमियत दे देते हैं, जैसे वही पूरे सिस्टम का इकलौता बॉस हो। हाँ, ये तो है, सारा फोकस न्यूक्लियस पर ही रहता है। बिल्कुल, लेकिन ये जो नोट्स हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया को एक बिल्कुल अलग और स्वतंत्र पहचान देते हैं। इस गहन विश्लेषण में ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि कैसे एक इतनी छोटी माइक्रोस्कोपिक संरचना अपने खुद के नियमों पर चलती है, अपनी खुद की सुरक्षा और उत्पादन की परतें तैयार करती है। जी, और पूरे शरीर के ऊर्जा ग्रिड को बिना किसी रुकावट के लगातार चलाती रहती है। उसके इतिहास के पन्नों को पलटना हमेशा थोड़ा पर्सपेक्टिव देता है। सही कहा। इन नोट्स की शुरुआत में एक बहुत ही क्लासिक साइंटिफिक डायनामिक का जिक्र है। यहाँ स्पष्ट रूप से बताया गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने की थी। कोलिकर ने? जी हाँ। लेकिन इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम बेंडा ने दिया था। विज्ञान के क्षेत्र में, विशेष रूप से जीव विज्ञान में, ये खोजने वाले और नामकरण करने वाले के बीच का जो अंतर है, ये अपने आप में एक पूरा विमर्श है। हाँ, ये ऐसा है जैसे किसी ने एक नए महाद्वीप का सिर्फ तट देखा हो, लेकिन किसी और ने उसका पूरा नक्शा बनाकर उसे एक आधिकारिक पहचान दी हो। ये एक बहुत ही सटीक तुलना है। देखिए, विज्ञान के इतिहास में सिर्फ किसी चीज को पहली बार देखना ही काफी नहीं होता। कोलिकर ने निश्चित रूप से माइक्रोस्कोप के नीचे कुछ विशिष्ट ऊर्जा से भरी हुई संरचनाओं को देखा होगा। कुछ अलग सा देखा होगा उन्होंने। हाँ, उन्होंने पहचाना कि कोशिका के भीतर कुछ तो है जो बाकी चीजों से अलग व्यवहार कर रहा है। लेकिन जब हम बेंडा की बात करते हैं तो उन्होंने इससे जो नाम दिया, बिल्कुल, उनके नामकरण ने इस संरचना को एक वैज्ञानिक ढांचा प्रदान किया। किसी भी चीज का सटीक वैज्ञानिक नामकरण करना उसे एक कैटेगरी में डालता है जिससे दुनिया भर के शोधकर्ता उस पर एक समान भाषा में बात कर सकें। एक स्टैंडर्ड बन जाता है ना। जी। खोजने का काम एक व्यक्तिगत उपलब्धि हो सकती है, लेकिन उसे परिभाषित करना और नाम देना विज्ञान को एक सामूहिक दिशा देता है। ये सही है। नामकरण से ही उसकी असली पहचान स्थापित होती है। लेकिन बेंडा के नामकरण से आगे बढ़कर जब हम इन नोट्स में दिए गए इसके फिजिकल आर्किटेक्चर या वास्तुकला की तरफ बढ़ते हैं तो असली रोमांच शुरू होता है। वास्तुकला वाला हिस्सा सबसे दिलचस्प है। हाँ, इन तकनीकी दस्तावेजों में माइटोकॉन्ड्रिया को एक दोहरी झिल्ली युक्त या डबल मेम्ब्रेन बाउंड कोशिकांग के रूप में वर्णित किया गया है। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को डिकोड करें तो ये किसी उच्च सुरक्षा वाले किले के डिजाइन जैसा लगता है। मतलब एक बाहरी दीवार है जो पूरे शहर या कोशिका से इसे अलग करती है, और फिर एक और आंतरिक दीवार है। हाँ, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों झिल्लियों, बाहरी और आंतरिक के बीच एक खाली जगह या बफर जोन होता है, जिसे तकनीकी भाषा में पेरीमाइटोकॉन्ड्रिया स्थान कहा गया है। पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्थान। जी। और ये बफर जोन कोई ऐसी जगह नहीं है जिसे सिर्फ जगह भरने के लिए छोड़ दिया गया हो। जीव विज्ञान में तो वैसे भी जगह बहुत कीमती होती है। बिल्कुल, अगर कोई खाली स्थान मौजूद है तो उसका एक बहुत ही विशिष्ट उद्देश्य होता है। हाँ।
किले वाले रूपक को ही अगर हम आगे बढ़ाएं तो बाहरी दीवार ये तय करती है कि किले के परिसर में कौन प्रवेश कर सकता है और कौन नहीं। एक चेक पॉइंट की तरह। हाँ, लेकिन जो चीजें अंदर आ जाती हैं उन्हें सीधे सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में नहीं भेजा जा सकता। इन नोट्स के अनुसार इस पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्थान को माइटोकॉन्ड्रिया का प्रथम कक्ष या फर्स्ट चेंबर भी कहा जाता है। और ये प्रथम कक्ष केवल एक वेटिंग रूम नहीं है। नोट्स में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि ये लिंक अभिक्रिया या लिंक रिएक्शन का प्राथमिक स्थान है। जी। अब हम जानते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन के कई चरण होते हैं, लेकिन इस प्रथम कक्ष में लिंक अभिक्रिया के होने का लॉजिक बहुत ही शानदार है। ये एक तरह का इंडस्ट्रियल चेक पॉइंट लगता है। बिल्कुल। कोशिका के साइटोप्लाज्म से जो भी कच्चा माल ऊर्जा बनाने के लिए अंदर लाया जा रहा है, उसकी पहले इस कक्ष में प्रोसेसिंग होती है। उसे एक ऐसे रासायनिक रूप में बदला जाता है जो आगे की मशीनों के लिए उपयुक्त हो। हाँ। आप इसे एक ऑयल रिफाइनरी के प्राइमर चैम्बर की तरह देख सकते हैं। अच्छा, रिफाइनरी की तरह। हाँ, देखिए, कच्चा तेल सीधा कार के इंजन में नहीं डाला जा सकता ना, उसे पहले प्रोसेस करके रिफाइन करना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा। इसी तरह कोशिका के बाकी हिस्सों से जो मॉलिक्यूल्स आते हैं उन्हें सीधे माइटोकॉन्ड्रिया के मुख्य इंजन में नहीं डाला जा सकता। तो ये लिंक अभिक्रिया ही वो प्रोसेसिंग है। जी, ये जो लिंक अभिक्रिया है ये उस कच्चे माल को तोड़कर उसे एक ऐसे परफेक्ट मॉलिक्यूल में तब्दील कर देती है जिससे आगे का सिस्टम आसानी से ग्रहण कर सके। वाह! तो ये पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्थान एक सुरक्षा बफर होने के साथ साथ एक बेहद ही एक्टिव केमिकल प्रोसेसिंग जोन भी है। बिल्कुल। ये आर्किटेक्चर का कितना बेहतरीन उपयोग है। मतलब बाहरी झिल्ली पार करते ही मॉलिक्यूल एक प्रोसेसिंग प्लांट में आ जाता है। अब जब ये माल तैयार हो गया है तो उसे उस किले की दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण दीवार को पार करना होता है। आंतरिक दीवार। हाँ, और नोट्स में इस आंतरिक दीवार या इनर मेम्ब्रेन का जो विवरण है वो वास्तुकला के दृष्टिकोण से एक मास्टर स्ट्रोक है। ये झिल्ली सीधी या सपाट नहीं होती है। बिल्कुल नहीं, ये अंदर की तरफ कई बार मुड़ी हुई है। इन अंतर्वलनों या इन फोल्डिंग्स को क्रिस्टी कहा गया है। क्रिस्टी, ये सेलुलर इंजीनियरिंग का शायद सबसे खूबसूरत उदाहरण है। जब हम किसी कारखाने को डिजाइन करते हैं और हमारे पास जमीन या जगह सीमित होती है तो हम क्या करते हैं? हम बहुमंजिला इमारतें बनाते हैं। बिल्कुल, हम इमारत को ऊपर की तरफ बनाते हैं। हम कई मंजिलें बनाते हैं ताकि उसी सीमित जमीन पर ज्यादा से ज्यादा काम हो सके। माइटोकॉन्ड्रिया भी यही कर रहा है। हाँ, उसे एक बहुत ही छोटी सी माइक्रोस्कोपिक जगह में भारी मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन करना है। अगर आंतरिक झिल्ली एक गुब्बारे की तरह बिल्कुल गोल और सपाट होती तो उसके पास काम करने के लिए जगह ही नहीं बचती। जी, उसके पास काम करने के लिए बहुत कम सतह या सरफेस एरिया होता। और सरफेस एरिया का ज्यादा होना यहाँ सबसे अहम है, क्योंकि इसी मुड़ी हुई सतह पर तो असली जादू होता है। नोट्स इस बात को बहुत ही विस्तार से समझाते हैं कि इन क्रिस्टी पर ऑक्सीसोम नाम की छोटी छोटी संरचनाएं मौजूद होती हैं। ऑक्सीसोम? जी। अगर मैं इसे सही तरीके से डिकोड कर पा रही हूँ तो ये क्रिस्टी की मुड़ी हुई दीवारें असल में एक विशाल असेंबली लाइन की तरह काम कर रही हैं। बिल्कुल। और उन दीवारों पर चिपके हुए जो ऑक्सीसोम हैं वे उस असेंबली लाइन के रोबोटिक आर्म्स या वर्कर हैं। बहुत ही बढ़िया उदाहरण है ये। और इसी जगह पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ईटीएस की पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है। आपने इसे बिल्कुल सटीक तरीके से विजुअलाइज किया है। देखिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ईटीएस कोई हवा में होने वाली प्रक्रिया नहीं है। इसके लिए एक बेस चाहिए। हाँ, इलेक्ट्रॉनों को एक प्रोटीन से दूसरे प्रोटीन तक जंप करने के लिए एक बहुत ही स्थिर और सुव्यवस्थित भौतिक सतह की आवश्यकता होती है। एक ट्रैक की तरह। यह एक रिले रेस की तरह है जहां बैटन को एक धावक से दूसरे धावक को पास किया जाता है। क्रिस्टी का अंदर की ओर मुड़ना इस रिले रेस के लिए एक बहुत लंबा ट्रैक तैयार कर देता है। वाओ! तो सतह जितनी ज्यादा मुड़ी हुई होगी उस पर उतने ही अधिक ऑक्सीसोम फिट किए जा सकेंगे। और जितने अधिक ऑक्सीसोम्स एक साथ काम करेंगे, ऊर्जा का उत्पादन उतना ही तेज और भारी मात्रा में होगा। बिल्कुल, यह प्रकृति का अपना स्पेस ऑप्टिमाइजेशन का तरीका है। ये वाकई एक इंजीनियरिंग मार्वल है। लेकिन ये असेंबली लाइन यानी ईटीएस काम कैसे करती है? इसके लिए तो लगातार ईंधन की आवश्यकता होगी और यहीं पर नोट्स हमें माइटोकॉन्ड्रिया के सबसे भीतरी और सबसे सुरक्षित हिस्से में ले जाते हैं। एकदम कोर में। हाँ, उस मुड़ी हुई आंतरिक झिल्ली या क्रिस्टी के बिल्कुल बीचों बीच जो तरल पदार्थ से भरा हुआ खाली स्थान होता है
उसे मैट्रिक्स कहा जाता है। मैट्रिक्स। प्रथम कक्ष की लिंक अभिक्रिया प्राइमरी प्रोसेसिंग थी और क्रिस्टी की असेंबली लाइन फाइनल पैकेजिंग थी। तो ये मैट्रिक्स इंजन रूम है। बिल्कुल, ये मैट्रिक्स असल में उस कारखाने का मुख्य इंजन रूम है। द्वितीय कक्ष के अंदर जो क्रेब्स चक्र चलता है वो एक बहुत ही जटिल और निरंतर चलने वाली चक्की की तरह है। जो प्रथम कक्ष से माल आया था उसके लिए। जी, याद करें, प्रथम कक्ष से जो कच्चा माल तैयार होकर अंदर आया था वो अब इस मैट्रिक्स में प्रवेश करता है। क्रेब्स चक्र उस माल को पूरी तरह से निचोड़ देता है, उसे मॉलिक्यूलर स्तर पर तोड़ता है और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसमें से उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालता है। हाँ, तो इसका मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स में चलने वाला क्रेब्स चक्र है, ये असल में उन इलेक्ट्रॉनों की सप्लाई तैयार कर रहा है जिनकी जरूरत ईटीएस को पढ़ने वाली है। हाँ, जिनकी जरूरत तुरंत बाहर की तरफ क्रिस्टी पर बैठे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को पढ़ने वाली है। ये एक पूरी तरह से इंटीग्रेटेड और सिंक्रोनाइज्ड सिस्टम है। बिल्कुल। मैट्रिक्स में क्रेब्स चक्र ईंधन से इलेक्ट्रॉन निकालता है और उन्हें सीधा क्रिस्टी की दीवारों पर मौजूद ऑक्सीसोम की तरफ धकेल देता है, जहां ईटीएस उन्हें इस्तेमाल करके अंतिम ऊर्जा का निर्माण करता है। एक कक्ष से दूसरे कक्ष और फिर दीवारों तक ये एक परफेक्ट कन्वेयर बेल्ट है। बिल्कुल, और इस कन्वेयर बेल्ट की गति, इसका नियंत्रण और इसका मॉलिक्यूलर तालमेल इतना सटीक होता है कि दुनिया की कोई भी मानव निर्मित फैक्ट्री आज तक इसकी बराबरी नहीं कर पाई है। कभी नहीं कर सकती। ये हर मिलीसेकंड बिना रुके काम कर रहा है। इस पूरी वास्तुकला और कार्य प्रणाली को समझने के बाद ऐसा लगता है कि ये संरचना अपने आप में पूरी तरह से एक आत्मनिर्भर शहर है। और दिलचस्प बात ये है कि ये तकनीकी नोट्स भी इसी दिशा में इशारा करते हैं। इस गहन विश्लेषण का सबसे बड़ा आहा पल तब आता है जब नोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया को एक अर्ध स्वायत्त कोशिकांग या सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल कहा जाता है। ये एक बहुत बड़ा शब्द है जीव विज्ञान में। हाँ, जीव विज्ञान में स्वायत्तता या ऑटोनोमी का मतलब है खुद के फैसले खुद लेने की आजादी। बिल्कुल। और इसीलिए इसे कोशिका के अंदर कोशिका की उपाधि दी गई है। ये एक बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि हम हमेशा यही मानते आए हैं कि कोशिका का सारा नियंत्रण उसके न्यूक्लियस यानी केंद्रक के पास होता है। ये जीव विज्ञान का एक ऐसा पैराडाइम शिफ्ट है जो हमेशा से वैज्ञानिकों को हैरान करता रहा है। देखिए, जब हम किसी सेल या कोशिका की बात करते हैं तो न्यूक्लियस को हमेशा मुख्य कार्यकारी अधिकारी या सीईओ माना जाता है। हाँ, बॉस तो वही है। कोशिका के बाकी सारे अंग उसी सीईओ के आदेश पर काम करते हैं। वे वही प्रोटीन बनाते हैं जो न्यूक्लियस का डीएनए उन्हें बनाने को कहता है। लेकिन जब हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो ये एक विद्रोही या रॉन्ग एजेंट की तरह व्यवहार करता है। रॉन्ग एजेंट, क्या बात है? अर्ध स्वायत्त होने का मतलब है कि ये पूरी तरह से न्यूक्लियस के नियंत्रण में नहीं है। इसके पास अपना खुद का एक ऑपरेशनल मैनुअल है। और वो ऑपरेशनल मैनुअल है इसका अपना व्यक्तिगत डीएनए। जी। नोट स्पष्ट रूप से बताते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास स्वयं का डीएनए और 70S राइबोसोम होता है। 70S राइबोसोम। हाँ, हमारे शरीर के मुख्य डीएनए के अलावा जो न्यूक्लियस के अंदर एक तिजोरी में बंद रहता है, एक और पूरी तरह से अलग डीएनए इस ऊर्जा कारखाने के अंदर मौजूद है। ये तो ऐसा है जैसे किसी विशाल कॉर्पोरेशन के अंदर एक छोटी सी सब्सिडियरी कंपनी चल रही हो जिसका अपना अलग आईटी सिस्टम हो, अपना अलग सर्वर हो, जो मुख्य कंपनी के नेटवर्क पर निर्भर ही न हो। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। और अगर हमें नोट्स में दिए गए इस माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की विशिष्टताओं पर गौर करें तो ये न्यूक्लियर डीएनए से बिल्कुल अलग है। कैसे अलग है? हमारा जो मुख्य डीएनए होता है वो एक लंबी सी सीढ़ी की तरह रैखिक या लीनियर होता है। हाँ, लीनियर होता है। और उसे सुरक्षित रखने के लिए वो हिस्टोन नामक खास प्रोटीनों के चारों ओर कसकर लिपटा रहता है। हिस्टोन? जी, हिस्टोन एक तरह का पैकेजिंग मटेरियल है जो मुख्य डीएनए को उलझने और टूटने से बचाता है। सुरक्षा के लिए। लेकिन इन दस्तावेजों के अनुसार माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए दोहरे स्ट्रैंड वाला, वृत्ताकार, जीसी प्रकार का और सबसे महत्वपूर्ण बात, नग्न होता है। जी, यहाँ नग्न या नेकेड डीएनए का अर्थ बहुत ही स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। इसका मतलब है कि यह डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से रहित है। बिल्कुल, उस पर कोई कवर नहीं है। इसके ऊपर वो सुरक्षात्मक पैकेजिंग या कवरिंग नहीं है जो न्यूक्लियस वाले डीएनए में होती है। ये बस एक गोल रिंग की तरह उस मैट्रिक्स वाले तरल पदार्थ में तैरता रहता है। हिस्टोन का ना होना इसे मुख्य डीएनए से एकदम अलग श्रेणी में लाकर खड़ा कर देता है। और हिस्टोन के ना होने का एक बहुत बड़ा फायदा भी है।
क्या फायदा है? क्योंकि ये डीएनए पैकेजिंग के अंदर बंद नहीं है, इसलिए इसके जीन्स को पढ़ना और उनका इस्तेमाल करना बहुत तेज होता है। ओहो। माइटोकॉन्ड्रिया को लगातार ऊर्जा बनानी होती है, उसे हर वक्त नए एंजाइम और प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, तो उसे जल्दी जल्दी कोड पढ़ना होता है। बिल्कुल। ये नग्न वृत्ताकार डीएनए उसे वो गति प्रदान करता है। इसके साथ ही नोट्स में 70S राइबोसोम की उपस्थिति का भी जिक्र है। हाँ, जो प्रोटीन बनाते हैं। राइबोसोम असल में वो मशीनें हैं जो डीएनए के कोड को पढ़कर प्रोटीन बनाती हैं। हमारी मुख्य कोशिका के साइटोप्लाज्म में 80S प्रकार के बड़े और जटिल राइबोसोम होते हैं। 80S प्रकार के? जी, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 70S प्रकार के छोटे राइबोसोम पाए जाते हैं। इसका मतलब है कि इसके पास अपना खुद का जेनेटिक कोड भी है और उस कोड को पढ़कर अपनी मशीनरी यानी प्रोटीन बनाने की फैक्ट्रियां यानी राइबोसोम भी हैं। बिल्कुल, अपना पूरा सेटअप है इसके पास। यही वजह है कि इसे अर्ध स्वायत्त कहा गया है। ये अपने कई महत्वपूर्ण प्रोटीन और एंजाइम्स खुद ही सिंथेसाइज कर लेता है बिना न्यूक्लियस से आदेश मांगे। जी। ये आत्मनिर्भरता इससे वाकई एक कोशिका के अंदर कोशिका बना देती है। अब इस पूरे जटिल ढांचे, दोहरी दीवारें, चेक पॉइंट वाले चैम्बर, क्रिस्टी की असेंबली लाइन और खुद के नग्न डीएनए का अंतिम लक्ष्य क्या है? अंतिम लक्ष्य? नोट्स के आखिरी हिस्से में इसके मुख्य कार्य का जो वर्णन है वो इस पूरी कहानी को एक जगह लाकर समेट देता है। बिल्कुल। इस पूरी विशाल और जटिल बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग का सिर्फ एक ही अंतिम लक्ष्य है, ऊर्जा। जी। और वो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तकनीकी रूप से इसे वायवीय श्वसन या एरोबिक रेस्पिरेशन का हिस्सा माना जाता है। हमने प्रथम कक्ष में जो लिंक अभिक्रिया देखी, मैट्रिक्स में जो क्रेब्स चक्र देखा और क्रिस्टी पर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखा, ये सब मिलकर इसी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन की प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। ये सब एक ही टीम का हिस्सा है। जी। यह वह प्रक्रिया है जहां ऑक्सीजन का उपयोग करके केमिकल बॉन्ड्स को तोड़ा और जोड़ा जाता है। और इसी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलीकरण के परिणाम स्वरूप उस चीज का उत्पादन होता है जो जीवन का आधार है, ऊर्जा, जिसे जीव विज्ञान की भाषा में एटीपी कहा जाता है। एटीपी, बिल्कुल। नोट्स बहुत ही स्पष्ट रूप से बताते हैं कि इसी बड़े पैमाने पर एटीपी उत्पादन के कारण ही माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह या बिजली घर कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल। हाँ, पावर हाउस ऑफ सेल। ये देखना कितना अद्भुत है कि पावर हाउस सिर्फ एक उपनाम नहीं है, बल्कि ये एक वास्तविक इंडस्ट्रियल प्लांट का सटीक विवरण है। यह नाम इसके काम के साथ पूरा न्याय करता है। जब हम एटीपी की बात करते हैं तो यह वो ऊर्जा है जो हर एक सेलुलर गतिविधि को पावर देगी। हर एक गतिविधि को, चाहे मांसपेशियों का सिकुड़ना हो, न्यूरॉन्स का सिग्नल भेजना हो या यहाँ तक कि सेल का खुद का विभाजन हो, हर चीज के लिए इस ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये पूरा तंत्र, एक माइक्रोस्कोपिक स्तर पर काम करने वाली ये पूरी फैक्ट्री सुनिश्चित करती है कि ये ऊर्जा हमेशा उपलब्ध रहे। आज के इस पूरे गहन विश्लेषण को अगर हम एक फ्रेम में देखने की कोशिश करें तो ये नोट्स हमें एक बहुत ही स्पष्ट और विस्तृत तस्वीर देते हैं। बिल्कुल। चर्चा की शुरुआत कॉलिकर द्वारा इस सूक्ष्म संरचना की खोज और बेंडा द्वारा इसके नामकरण से हुई, जिसने इसे एक वैज्ञानिक पहचान दी। इसके बाद हमने इसके अभेद्य आर्किटेक्चर को समझा, कैसे ये एक दोहरी झिल्ली वाला अंग है जहां बाहरी और आंतरिक झिल्ली के बीच के पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्थान यानी प्रथम कक्ष में लिंक अभिक्रिया का चेक पॉइंट होता है। और फिर हमने देखा कि कैसे आंतरिक झिल्ली खुद को मोड़कर क्रिस्टी बनाती है। हाँ, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, ताकि सरफेस एरिया बढ़ सके और उस पर अनगिनत ऑक्सीसोम बैठ सकें जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की साइट बनते हैं। इसके बिल्कुल केंद्र में यानी मैट्रिक्स या द्वितीय कक्ष में क्रेब्स चक्र निरंतर चलता रहता है, जो इस पूरी मशीनरी के लिए इलेक्ट्रॉनों की सप्लाई तैयार करता है। और इन सबसे ऊपर इस पूरी व्यवस्था को एक आजाद और आत्मनिर्भर रूप देने वाला इसका खुद का जेनेटिक मटेरियल, जो कि दोहरे स्ट्रैंड वाला वृत्ताकार जीसी प्रकार का बिला हिस्टोन वाला नग्न डीएनए है। और साथ ही इसके 70S राइबोसोम, जी, जो इसे सही मायने में एक अर्ध स्वायत्त इकाई या कोशिका के अंदर कोशिका बनाते हैं। बिल्कुल। और ये सारा जटिल ताना बाना अंततः ऑक्सीडेटिव फास्फोलीकरण के माध्यम से एटीपी रूपी ऊर्जा का उत्पादन करता है और इसे हमारा पावर हाउस बनाता है। ये पूरा सिस्टम अपने आप में पूर्ण और अचूक है, लेकिन इन सभी तकनीकी बिंदुओं को एक साथ जोड़ने पर, विशेष रूप से इसके डीएनए और राइबोसोम वाले हिस्से को देखने पर, एक बहुत ही गहरी वैज्ञानिक पहेली उभरकर सामने आती है। और यही आज की इस चर्चा का वो उत्तेजक विचार है जिस पर हम सभी को विचार करना चाहिए।
स्रोत में जिस तरह से ये बताया गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक कोशिका के अंदर कोशिका है और इसमें हिस्टोन रहित नग्न वृत्ताकार डीएनए के साथ साथ 70S राइबोसोम मौजूद है। ये वही विशेषताएं हैं जो बैक्टीरिया में होती हैं? बिल्कुल, ये बिल्कुल वही विशेषताएं हैं जो एक स्वतंत्र प्राचीन बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक जीव में पाई जाती हैं। हमारे न्यूक्लियस का डीएनए ऐसा नहीं है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए हूबहू एक बैक्टीरिया जैसा है। ये सोचने वाली बात है। तो क्या ये संभव है कि लाखों या करोड़ों साल पहले माइटोकॉन्ड्रिया हमारे शरीर या हमारी कोशिकाओं का हिस्सा था ही नहीं? ये एक बहुत ही वैलिड और गहरा सवाल है। क्या ये संभव है कि ये कभी एक स्वतंत्र रूप से घूमने वाला, ऊर्जा बनाने में माहिर एक प्राचीन सूक्ष्म जीव रहा हो, जो बाहर कहीं रहता हो? हाँ, एक ऐसा जीव जो किसी तरह हमारी बड़ी लेकिन ऊर्जा के मामले में कमजोर कोशिकाओं के भीतर बस गया और फिर समय के साथ दोनों के बीच एक ऐसा समझौता हो गया जो कभी नहीं टूटा। उसने हमें हमेशा के लिए बेहिसाब ऊर्जा देना शुरू कर दिया और हमारी कोशिकाओं ने उसे एक सुरक्षित घर दे दिया। ये सोचना ही दिमाग को झकझोर देता है कि जिसे हम अपने शरीर का एक अटूट हिस्सा मानते हैं, हमारा अपना बायोलॉजिकल पावर हाउस मानते हैं, वो शायद एक प्राचीन मेहमान है जो लाखों साल पहले अंदर आया और फिर कभी बाहर नहीं गया। बिल्कुल, एक बहुत ही खूबसूरत साझेदारी। इस रहस्यमयी और गहरे विचार के साथ जीव विज्ञान के इस अद्भुत कारखाने का ये गहन विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। जी, इस विचार पर जरूर मंथन कीजिएगा। अगली बार जब भी कोई दौड़े, सोचे या सिर्फ सांस ले, तो याद रखना चाहिए कि हमारे अंदर लाखों प्राचीन अर्ध स्वायत्त ऊर्जा संयंत्र बिना रुके काम कर रहे हैं। इस चर्चा में शामिल होने और इस विषय की गहराई में हमारे साथ उतरने के लिए धन्यवाद। खोजते रहें और ऐसे ही वैज्ञानिक रहस्यों को डीकोड करते रहें।